सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को वेलकम कहता हूं और मुझे यकीन है कि आप एक अच्छे से दिन का एक अच्छा सा आगाज़ ले चुके हैं। फुरकान बॉबी ने बहुत ही खूबसूरत आगाज़ लिया हमारे आज के शो का, और ये जो गाना आपने सुना ये अहमद रुश्दी साहब ने गाया। आज उनकी 35वीं बरसी भी है। अहमद रुश्दी साहब ने हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके सुनहरी दौर में अपना बेहतरीन हिस्सा डाला। ये हैदराबाद दक्कन से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई तकरीबन 5000 सॉन्ग्स गाए हैं, जो 550 से ज़ायद फिल्मों में उनके सॉन्ग शामिल हुए। उसके साथ साथ ये जो गाना बॉबी भाई आपने अभी गाया है जी, ये बर्रे सगीर का पहला पॉप सॉन्ग था। ज़बरदस्त। इन्होंने 1954 में हमारा कौमी तराना जो है उसको कई ज़बानों में पढ़ा। इनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि इनको आज तक मिस किया जाता है। इन्होंने अहमद रुश्दी साहब ने 5 निगार अवार्ड्स जीते हैं। बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम ये अवार्ड जीता। इन्होंने इसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपने नाम किया, लेजेंड अवार्ड अपने नाम किया और लक्स स्टाइल अवार्ड भी इन्होंने जीता। अहमद रुश्दी साहब जो हैं इनको ये दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से ये हमसे अलग हो गए। बट ऐसे सिर्फ ये अहमद रुश्दी साहब के साथ साथ और भी पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया, मगर आज का दिन हम अहमद रुश्दी साहब के नाम करते हैं। बॉबी, आप एज ए सिंगर अहमद रुश्दी साहब को कैसे देखते हैं? अहमद रुश्दी साहब जो थे वो एक इंस्पिरेशन थे सबके लिए। एक इंस्पिरेशन नहीं, कई इंस्पिरेशंस। यानी उन्होंने जिस अंदाज में भी गाया बहुत खूब गाया। पॉप सॉन्ग गाए तो फिर पॉप सॉन्ग्स गाए, उसमें कोई सैड सॉन्ग्स गाए तो फिर सैड सॉन्ग्स कमाल गाए। डिफरेंट जॉनरास पे उन्होंने गाना गाया। वो बहुत सारी चीज़ें उर्दू गानों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भी गाते थे। अच्छा। तो वरना वो होता है ना, किसी एक सिंगर का कोई एक गाना अगर कोई हिट होता है तो वो उसके बाद सारी ज़िंदगी उस तर्ज के उस टाइप के गाने उन्हें गाने पड़ते हैं, मगर इनके साथ कोई ऐसा सीन नहीं था। और अक्सर ऐसा होता है कि आप उसका इंट्रो सुने ना किसी गाने का तो आप पहचान जाते हैं यार ये उसने गाया होगा। बिल्कुल सही है जनाब। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आज हमने एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करनी है, तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। और वैसे वक्फे से पहले तो हमने बड़ी मीठी मीठी और ठंडी ठंडी बातें कर ली हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, और ख़ूबसूरत बोल हमने बॉबी भाई की आवाज़ में सुने गानों के। मगर ज़रा मौजूदा हालात पे आते हैं। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो इस कदर गर्मी है और लोड शेडिंग ने बुरा हाल किया हुआ है
कि हमारी हालतें ख़राब हो गई, ठीक है। और ये पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग से अवाम जो हैं वो बुरी तरह तंग है इस वक्त। और आखिर ये गर्मी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? मैं ये सोचता हूँ कि एक दौर था जब एयर कंडीशन नहीं हुआ करते थे, तब लोग दरख्त के नीचे बैठ के भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे और गर्मी का सीज़न गुजर जाया करता था घरों में। उससे पहले शायद कोई दौर ऐसा भी होता होगा जब पंखे भी नहीं होते होंगे, मगर जगह तो यही थी, सारा कुछ था। मगर आज शायद गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है, आज हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सब। और फिर जिस तरह के निज़ाम में हम रहते हैं, अगर कराची जैसे शहर की बात करें तो एक छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और कोई हवा का मुनासिब निज़ाम नहीं है हवा के गुज़रने का, तो वो कुछ ये भी मेरा ख्याल है मसाइल हो सकते हैं। फिर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि किस वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो जनाब ये पता चल रहा था कि दरख्त ना होने की वजह से गर्मी अपने उरूज पे जा पहुंची है। और ये गर्मी कोई सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हर 20-25 साल में तकरीबन 4 डिग्री इस पूरी दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इस हिसाब से हमें अभी से प्लान करना है। और ये सिर्फ प्लान जो है हमें अपने शहर के लिए नहीं करना है, पूरी दुनिया इस चीज़ में मसरूफ़ है कि किसी तरह हम इस दुनिया को बचा सकें, इसे इंसानों के रहने के काबिल बना सकें। मगर थोड़ी थोड़ी करप्शन हर जगह पे हमें पता नहीं इन इरादों से, इन मंसूबों से बहुत दूर लेके जा रही है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि जो शदीद गर्मी है और बिजली की तवील लोड शेडिंग है जिसकी वजह से अवाम परेशान है, इससे कैसे बचा जाए और हम अपने इस मोड़ तक हम पहुँचे कैसे हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, हमारे साथ हैं एक बहुत अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, सोशल वर्कर हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी तो नहीं लग रही? मैं फ़हीम भाई आपको बताऊं कि जब मैं सुबह तैयार हो रहा था तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। मैंने कहा क्यों? हाँ। तो कहती है कि इस सख्त गर्मी के अंदर आप कोट पहनकर अच्छा, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? तो मैंने कहा यार बेटा मैं ज़रा अच्छा लगने के लिए अब तक चैनल वालों ने बुलाया है, फ़हीम भाई के प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो ताकि थोड़ा खूबसूरत नजर आ जाऊँ। नहीं एसी हमारे चल रहे हैं, इन्हें और तेज़ कर दिया जाए। अच्छा, आज क्योंकि हमारे आफ्ताब भाई ने कोट पहना हुआ है। अच्छा जी, दूसरे मेहमान हमारे तरह, इनसे भी हालचाल पूछ लेते हैं कि इनका लोड शेडिंग ने क्या हाल किया हुआ है। मतलब हालचाल पूछना ये होता है ना, क्या हाल है, ठीक है? तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सही हाल हमें जो है ना बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा साहब जो कि माहिर माहौलियात हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ऑल वेल इन कंट्रोल। अच्छा, फिर ठीक है। क्योंकि भाई सब रोना गाना सभी कर रहे हैं ना, तो हाँ, यार ये तो कितना है। रोना गाना सुनेंगे भाई हम? सही बात है, हैं? सही बात है। तो मेरा ख्याल है हमें अब आदत डाल लेनी चाहिए कि हम बस अपने आंसू अंदर ही रखें और बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। तकलीफ को अंदर दबा के उसे मुस्कुराहट में बदल दें, या फिर हालात ऐसे पैदा कर लें कि मुस्कुराहटें खुद ब खुद हमारे क्योंकि चेहरों पे आ अब जाएं। क्या करेंगे, हर वक्त जो जिसको देखो वो ही एक राग अलाप रहा है। असल में अल्लाह ताला ने सब्र पे भी अजर रखा है। हाँ, अभी महीना भी आने वाला है तो अब ये रमज़ान का। सही बात है कि ये हमें अपनी उस आदत को अपना लेना चाहिए कि हम पूरे साल हाँ, सब्र करें, हाँ, बिल्कुल बेशक। ऐसा। और सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवारों कभी भी नहीं गिराती। कभी नहीं गिरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसे ही कुछ हालात होते होंगे, मगर वक्त के साथ साथ जैसे जो लोग तरक्की करते गए, जो कौमें तरक्की करती गईं, वो बेहतर हालात की तरफ आ गई, खुशहाली की तरफ आ गई। जैसा कि ये जो मौसम है, हम जिस गर्मी का जिक्र कर रहे हैं, जिस हीट वेव का, और ये सारे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये मौसम जिन जिन लोगों के पास था उन्होंने इस मौसम को अपनी ताकत बनाया और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे गर्मी को एंजॉय करने आते हैं।
बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बिल्कुल। मगर हम लोग अब फिलहाल तो अपनी आवाम के साथ ही हमारा बुरा हाल हो रहा है। जरा देखते हैं कि किस तरह बेहतर हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से हमें अचानक एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, तो आप दोस्तों की इजाज़त हो तो मैं ब्रेक की तरफ चले जाए हम लोग। नहीं भी इजाजत देंगे तब भी तुम्हें जाना उन्होंने पड़ेगा। काट देना, फिर मेरी इजाज़त में लेनी उन्होंने। तो जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं शदीद गर्मी के हवाले से और बढ़ती हुई लोड शेडिंग के हवाले से। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे 14 घंटे तक रोज़ाना जो है वो बिजली नहीं होती है। बस बाकी आप हिसाब लगा लें कि वो लोग किस तरह इस गर्मी में गुजारा कर रहे होंगे। और ये ख़ास तौर पे ये उन इलाकों में होती है इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग जहाँ पे लोग जनरेटर और यूपीएस वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके घरों में भी छोटे बच्चे होते होंगे और जो लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते वो बड़े छोटे छोटे घरों में रहते होंगे जिनके कोई हवा के भी कोई ख़ास सिस्टम नहीं होते होंगे। तो उन बेचारों के साथ किस तरह उनके गुज़र बसर हो रहा होगा, आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि लोड शेडिंग किस तरह कम हो सकती है। क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही हमेशा लोड शेडिंग ही लिखी गई है कि कभी इससे हम छुटकारा हासिल कर भी पाएंगे कि नहीं। लोग, पूरी दुनिया का इंसान जो है वो आज तरक्की की तरफ है, वो कुछ ना कुछ एक नया करना चाह रहे हैं। हम ज़रा पीछे वापस अंधेरों की तरफ जो है ना, हमने अपनी स्पीड पकड़ी हुई है। और ये आखिर क्यों है? आफ्ताब जहांगीर साहब, सर आपका ताल्लुक़ क्योंकि सियासत से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हैं आप, तो आप बताइए कि क्या समझते हैं कि ये लोड शेडिंग ख़त्म होगी कभी कि नहीं होगी? देखिए, असल में ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं फ़हीम भाई, लोड शेडिंग है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। तो ये इदारों मेरे की घर तो होती है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये इदारों की लड़ाई है। अभी अच्छा। आपने देखा कि जी वो कह रहे हैं कि जी गैस नहीं मिल रही, वो कह रहे फर्नेस वाले से जी हमने इसको गैस पे कन्वर्ट कर दिया, गैस वाले कह रहे हैं हमारे बिल्स नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने 1 अरब रुपये रिलीज़ कर दिया है। भाई देखिए, ये इदारे कौमी इदारे हैं और इस पाकिस्तानी कौम के लिए बनाए गए हैं। आप अपनी लड़ाई को अपनी हद तक रखें, लेकिन कौम को बेनिफिट देते रहें, कौम को फ़ायदा पहुंचाते रहें, कौम को लाइट पहुंचाते रहें, और फिर आपस के जो मामलात हैं वो तय करते रहें। अब वो खुद तो बैठ के एयर कंडीशंस के अंदर आप चले जाएं कि KSC के ऑफिस हैं, आप के ऑफिस देखेंगे, बेहतरीन एयर कंडीशन ऑफिस हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाहर बैठे हुए सार्फिन के लिए उनको 10 किस्म के तो टैक्स लगा दिए उन्होंने। आप बिल तो उठा के देखें, उसमें कितने टैक्स हैं, आप खुद परेशान होंगे कि ये कौन सा सरचार्ज है, ये कौन सा सेल्स टैक्स है, ये कौन सा सेल्स टैक्स है। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा पेमेंट्स कराची के अंदर होती है। मैं क्योंकि कराची से बिलोंग करता हूँ, कराची में रहता हूँ, कराची की परेशानियों को देखता हूँ, तो मैं ये कराची की आवाज़ बनना चाहता हूँ कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा बिलिंग्स होती है, लेकिन उसके बावजूद 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। सर हर पाकिस्तानी की आवाज़ यही है, कोई कहीं सस्ती बिजली कहीं भी नहीं है। नहीं, वहाँ भी सारे बात टैक्स कर रहा इसी तरह ही हैं, वहाँ भी अच्छा, हम पे इसको कर रहे हैं। बिजनेस हब भी पूरा कहते माफी हैं। चाहता हूँ कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, मतलब जो हमारे ज़रई इलाके हैं जहाँ पे, यहाँ पे वो सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि लाइट आएगी और हम जो है मैं आपको मजे की चलाएंगे और पानी देंगे अपनी फसलों मैं को। फेम भाई आपको मज़े की बात बताऊं, क्योंकि मेरा सोशल वर्क भी है, मैं समाजी काम भी करता हूँ, वेलफेयर का काम करता हूँ। अब मेरे पास लोगों का फ़ोन आते हैं, कहते हैं ये आफ्ताब साहब आप हमें ना ये चीज़ें मत दो, आप हमें सोलर सिस्टम दे दो। ठीक है। अच्छा, वो क्या है कि जी 10-12 हज़ार रुपये का आ जाता है, 15 हज़ार का, उसके अंदर एक लाइट एक पंखा चल जाता है। तो वो कहते हैं कि आप हमें ये प्रोवाइड कर दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर करना चाहें, अगर विल हो, तो बहुत सारा काम है जो किया जा सकता है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, लोगों के लिए राहत का समा बन सकता है आदमी। लेकिन क्या है कि वो विल मुझे जो है ना वो नज़र नहीं आती हमारे हुक्मरानों के अंदर। बिल्कुल सही सर, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम रज़ा साहब हैं। सर आप हैं भी माहिर माहौलियात, तो ये क्या हुआ आपने, इस बारे में बात आपसे बिल्कुल बात करते हैं, मगर मैं तारुफ कराऊंगा हमारे साथ मौजूद है तारिक हबीब साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है आप? ग्रेट जनाब, तो ये क्या माहौल है?
माहौल ये कि जैसे अभी आफ्ताब भाई ने कहा है ये कि मेरा हर मतलब, पंजाबी वाला माहौल है। हाँ माहौल है कि वो सारे लोग- कलीमुल्ला से फिर समीउल्ला और बाकी गवर्नमेंट जो है वो आराम से बैठी चाय पी रही है। हाँ तो बात ये है कि देखो यार, अब हमें हर हालत में इन तमाम चीज़ों को खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो अरबाब इख्तियार के जो हालात हैं वो उन्हें वाकिफ़ हैं, सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह के का मामलात उनके चल रहे हैं। तो अब ये है कि अपने हिस्से काम करना है और कर रहे हैं। आप और तो अब सब्र कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं, भाई नहीं। सब्र करना है, साबिर भाई आदमी में। बात ये है कि सब्र तो एक अपनी जगह पे मौजूद है, वो तो है, उसके अलावा आपको कोई चारा नहीं है। आपका सब्र आपको करना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने काम छोड़ देना सब कुछ। आपने सब्र को भी पकड़ के रखना है और अपने हिस्से का काम भी वैसे ही शिद्दत के साथ करना है। सब्र एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, अब बात ये है कि जैसा भी तुमने थोड़ी देर पहले अपने उसमें बताया कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट की बात तुमने की, जी हाँ, जी हाँ। कंक्रीट का तो फॉरेस्ट हमारे पास बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ना। अभी तो 120 गज के ऊपर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार हो रही है। जी। तो फार्मूला इसका बड़ा सिंपल है। कंक्रीट सारा दिन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद पूरा सारी रात वक्त आपको उसको इवॉल्व वापस करती हीट रहती है, देती है। बाहर निकालती रहती है। हाँ। तो अब ये है कि इस कंक्रीट के जंगल को ये तो काटने से रहे हम, काटने अब से इसका रहे। हल बताएं। ठीक है ना, अब इसका हल ये है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई दरख्त लगाओ। लोग कहते हैं जी हमारे घर में तो और ये जगह काम नहीं हम है। कर रहे मैं हैं। ये कहता हूँ कि भाई आता हूँ सर। मैं ये कहता हूँ कि भाई दरख्त तुम्हारे घर में जगह नहीं है, घर के बाहर लगा लो, उधर जगह नहीं है कहीं और लगा लो। ये इसकी कोई इसका कोई क्राइटेरिया ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दरख्त आपके घर के अंदर होगा तो आपको फायदा पहुंचा रहा है। दरख्त तो आपको कहीं पर भी होगा, वो ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है वो आपके सही लिए। है, सही है, और सही वो है। आपके इन्वायरमेंट को कूल कर रहा है। और आज जो हम एक सफ़र कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मैं बात पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम फॉरेस्ट, हमारा रेट जो कि 4% से भी नीचे चला गया है, जो 25% होना चाहिए। अक्सर मैं ये बात करता हूँ, लोग कहते हैं जब हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं, मैंने कहा भाई वो भी तो हमारे बराबर में है ना, एक ही रेस है ना, बस मज़हब को छोड़ दो। तो जब वो अपने 22% मेंटेन कर सकते हैं तो क्या हम 4% से नीचे बैठे हैं हम? और इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो सब देख रहे हैं कि देखो किस तरीके से हमारी गर्मी की हिद्दत यहाँ भी बढ़ रही। कोस्टल, जब कराची की बात करता हूँ तो 2 साल पहले यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की आफत आई थी जिसमें लोग कितने मरे। उस समय भी मैं ये बात कहता था हमेशा से कि भाई ये वक्त आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि एक आपने इसको एक बिल्कुल उजाड़ झंकाड़ किस्म की जगह बना दी है। दरख्तों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया है और ये दरख्तों को अब, जैसा कि आफ्ताब बैठे हुए यहाँ पर, ये भी कैंपेन कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, और कम से कम ये ज़रूर हुआ कि एक शऊर बेदार हुआ है और लोगों को इसकी आगाही हुई है। लेकिन उसमें मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भाई खुदारा नेटिव ट्रीज़ की तरफ ध्यान दो। ये जो एग्जॉटिक, जो गैर मुल्की दरख्तों को उठा के आपने यहाँ पर हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया है, आज इसकी जो रिपरकशंस हमें, जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ था, हमें 20-20 दिन 25-25 दिन खांसी हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी हाँ, अभी सिर्फ अगर नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो भी कोई कम से कम 15-20 दिन ले जाता है। इससे हालांकि पहले ये तो 3-4 दिन में वो दवा Exactly. खाएं या ना खाएं तब भी इतने में ठीक हो जाना होता था। आज भी फ़हीम अब्बास, मैं स्कूल में एनवायरनमेंट की क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो मैं जो कोनो कार्पस के दरख्त के नीचे आके खड़ा हुआ, तो मैंने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कहा इसका एक आम मिसाल दे दूँ, इसके दरख्त के नीचे खड़े हो जाओ और आसमान की तरफ देखो, तुम्हें क्लियर आसमान नज़र आएगा। तो जो दरख्त से नीचे खड़े होकर आप आसमान को देख सकते हैं, वो आपको छाँव पहुँचा सकता है। ये कॉर्नो कॉर्पस के बारे में सर हम बात करते हैं आपसे, क्योंकि इसके हवाले से मैंने ये भी सुना है कि ये ज़मीन से पानी जो है ना वो वैसे भी ख़त्म कर रही है ज़मीन को, पता नहीं, वो इस बारे में डिटेल से आपसे जानेंगे हम। तारिक हबीब साहब, आप क्या कहेंगे शदीद गर्मी और इस लोड शेडिंग के हवाले से? देखिए, लोड शेडिंग जो है ना वो एक हमारी प्रैक्टिस है, अच्छा, जो काफ़ी अर्से से चलती हुई आ रही है। और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट होगा लेकिन रॉन्ग प्रैक्टिस में। अच्छा। अब आपने गलती करने में परफेक्ट होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस आपकी गलती करने की थी, अब वो आदत हो चुकी है बेसिकली। सही है। जब केई आई थी, अब कराची की अगर बात करूँ ना, जब प्राइवेट साइड, मुझे आज तक ये समझ में नहीं कि एक्चुअल केई को ओन कौन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई कहता है गवर्नमेंट, कोई कहता है अबराज, कोई कहता है उसकी, कोई कहता है उसकी, लेकिन आज तक एग्जैक्ट पता नहीं चला कि ओन कौन कर रहा है इस कंपनी को। किसको? केई को। ओके, अब तो केई हो गया ना ये। जी, जी। तो मतलब इसको ओन कौन कर रहा है? जी, ठीक है। अच्छा, जब ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया तो ये कहता है कि हम इन्वेस्टमेंट कम, जैसे यहाँ पे हमने जो 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हमने सोफे 4 लगाए हुए ना, ठीक है। अब अगर अब मैं ये बोलूँ कि जी यहाँ पे आप 4 सोफे हैं और आप लोग 8 लोग बुला लें, तो 4 को खड़े रहना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मैं उठ जाऊँ, वही बैठ जाएगा, ठीक है, तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, तो किसी ना किसी ने बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। तो
आपको पता है जी डिमांड बढ़ रही है, जिन्होंने कहा कराची जो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, डिमांड आपकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, कैसी मीटर दिए जा रहा है, मतलब आप देखें मीटर इतने ज़बरदस्त तरीके से निकलने के। सर देखें, मीटर देना उनकी मजबूरी है। नहीं, आप कोई घर बनाता है, उसकी अगर बिजली डिमांड है तो आपको डिमांड दे नहीं दे उसे, देखिए वो मीटर पे तो लगाना करके ही लगाना है देखिए उसकी वो पे कर रहा है, उसने पे भी तो course। किया ना, उसने पे किया अपनी कैपेसिटी लेने के लिए, हाँ। कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करें, आप तभी तो पैसे लिए हैं, तरफ। ठीक है आप उस चीज़ को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। सर, देखिए मसला इस वक्त सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक नहीं है, मसला पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान मैं की तो बिजली, इसी पूरा कराची से बता पाकिस्तान रहा के हूँ। नाजरीन हमें देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, ठीक है, तो हमें ओवरऑल देखें आबादी तो बढ़ ही रही है, पूरी दुनिया की आबादी बढ़ गई है सर, 7.25 चलिए, अरब उसी की आबादी है, तरफ कभी 7.25 अरब तो नहीं थी। अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल देखें ना, डिमांड वर्सेस सप्लाई नहीं हो रही, सबसे मेजर डिमांड। आपको पता है जी डिमांड अगर वर्ल्ड में पूरे पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ, तो पाकिस्तान में हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, ये नॉट ओनली की चीज़ यहीं पे हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें बढ़ी रही ना, तो वैसे ये अपनी सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। जो मशीन्स फर्नेस पे चल रही हैं, आप उनको गैस पे चला रहे हैं, जब आप गैस पे चलाएंगे उसको तो डेफिनेटली वो अपनी कैपेसिटी हाफ कर जाएगी। ये अगर आप आपके गाड़ियों में जो सीएनजी लगाते हैं तो अपनी कैपेसिटी डाउन हो जाती है ना, वो आपकी कैपेसिटी डाउन हो रही है, आपने कॉपर निकाले सिल्वर लगा दिए, ठीक है, मेजर डिफरेंस आ रहा है, तो आपकी सप्लाई तो प्रॉब्लम ही रहेगी, अब लोड शेड आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कराची के, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के, सॉरी। ठीक है, तो इसका हल क्या है, आपको क्या लगता है कैसे अपना इससे निकल सकते हैं हम? इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर हम तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, आवाम इन्वेस्टमेंट करें ना। मूडी में नहीं है वो लोग। हमारे मोहल्लेदार उन्होंने 3-4 जनरेटर ले लिए हैं, यूपीएस ले लिए, कॉपर अच्छी से खासी सिल्वर पे आ इन्वेस्टमेंट गए कर तो दी उन्होंने। देखें बेसिकली वही वाली बात है ना कि जनरेटर एक ऐसी चीज़ होगी, मेरे ख्याल में जहेज में लोग जनरेटर ज़्यादा देते हैं आप। सही बात है, वरना रिश्ता मनसूख हाँ, हो जाता जनरेटर जरूर चाहिए है। होता पहले है। पूछ लेते हैं भाई जनरेटर मुझे है तो कि समटाइम ऐसा लगता है कि मतलब शायद के इलेक्ट्रिक वालों की जनरेटर कंपनी भी खुली हुई है एक, ताकि यहाँ पे डाउन हो जनरेटर बिकना शुरू हो जाएंगे हमारे। सर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब से, क्योंकि 1 अरब दरख्त लगाए गए केपीके में, और ये कितना एक बेहतर फैसला था, इस हवाले से बात करेंगे। और ये कॉनो कॉर्पस एक दरख्त है जो कि कराची में हमें नज़र आता है, पूरा कराची भरा हुआ है इस दरख्त से, इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, ज़रा इस बारे में बात करेंगे। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करनी है, हमें कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं शदीद गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के हवाले से। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, आप वैसे ये बताइए कि इसका हल क्या है कि बिजली को सेव किया जाए या बग़ैर बिजली के मतलब कोई सोलर एनर्जी की तरफ जाया जाए, कि मतलब एक उम्मीद लगाई जाए हुक्मरानों से, क्योंकि जिन्होंने दावे किए हुए थे पूरे कि हम बिजली आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अभी तक आपके सामने है 5 साल पूरे होने को हैं, बिजली आपके पास नहीं है, आवाम परेशान है बिजली की वजह से। तो आपकी क्या राय क्या है, किस तरह आप समझते हैं कि इस मसले पे, इस जिन पे काबू पाया जा सकता है? देखिए, वो तो कोई मंत्र सीखना पड़ेगा जिन को काबू पाने के लिए। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र नसीब बाबा के पास होगा। वो मंत्र जो है ना, वो मंत्र ये सर, है, वो मंत्र पीटीआई के पास ही होगा। वो मैं आपको बताऊं, वो मंत्र जो है ना वो आवाम के पास है। और वो मंत्र ये है कि जब वोट का वक्त आए ना, हाँ, उस वक्त आप सही इस्तेमाल कर लें उसको। एक ठीक है। दूसरी बात ये कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएं। जैसे अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे कि मैं बहुत सारे ममालिक में मैं गया, सफ़र किया, तो वहाँ पर लोग जो हैं 8 बजे अपने अपनी सीटों पर बैठे हुए होते हैं, सुबह 8 बजे सुबह दिन 8 का आगाज़ हो जाता है, और शाम को 5 बजे उनका ऑफ हो जाता है। बीच में 10 मिनट का ब्रेक, 8 बजे शुरू किया, 10 बजे 10 मिनट का ब्रेक जिसके अंदर वो चाय पियेंगे या कोई ड्रिंक ले लेंगे। उसके बाद 12 बजे 45 मिनट्स का ब्रेक लंच का। उसके बाद 5 बजे तक, 3 बजे थोड़ा सा ब्रेक, 5 बजे उसके बाद ओवर टाइम है, अगर काम है तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म। लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर ट्रेनों के अंदर सुबह के टाइम पर इतना रश होता है कि आदमी ट्रेन के अंदर एक दूसरे को धक्के देकर जाना पड़ता है, और सारा दिन ट्रेनें खाली चल रही होती हैं। फिर शाम के टाइम होता है जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं।
सर मैं कोलंबो में था तो मैंने वहाँ पे देखा कि सुबह सुबह कोई 6-7 बजे ऐसा लगता था पूरा शहर जो है बाहर सड़क पे आ गया और सारे लोग वहाँ पे बसेस का में और ट्रेन में जो है ना वो अपने कामों पे जा रहे होते थे। सब कोई तफरीक नहीं थी मर्द औरत की, बस मेहनत करने निकले हुए हैं और रात को वाकई इसी तरह सब कुछ और 5 बजे उसके बाद वो 6-7 बजे खाना खाते हैं और तकरीबन अर्ली बेड पे चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने दोबारा सुबह फ्रेश उठना होता है। हमारे यहाँ सारा निज़ाम उल्टा हो गया। हमारे यहाँ दिन में हम सोते हैं, 12-1 बजे उठते हैं, फिर अपने कारोबार पे जाते हैं और रात को 10 बजे तक 11 बजे तक जितनी लाइट है, एनर्जी है, वो उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, समझे ना। उसके बाद फिर हम रोते रहते हैं। अगर हमने बचत करने का ज़रिया भी हो कि हमारी टाइमिंग सही हो जाए, है हम लाइट्स को, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम से कम करें। शादियों में जाते हैं 11 तारीख होती है और निकाह हो रहा होता है 12 तारीख को। क्या हुआ, पता चला कि जी वो शादी कार्ड के ऊपर तो लिखा है 11 तारीख और जब वहाँ पे पहुँचे तो बाराती इतने बजे आई और वो हुई। तो एक मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो झूठ नहीं, मैं आपको सच वाक़या बता रहा हूँ हुआ। उन्होंने कहा कि मौलाना ये आपने 10 तारीख लिखनी है तो निकाह फॉर्म पे। उसने कहा अभी क्या टाइम हुआ है? उसने कहा 12 बजे। तो कौन सी तारीख होगी? उसने कहा 11। तो उसने कहा मैं 10 क्यों लिखूं? उसने कहा, उसने जो बात की ना वो इतनी कीमती बात थी फ़हीम भाई कि मैं, आप यकीन करें, उसको अपने गिरा से बांध ली। उसने कहा कि जिस चीज़ की बुनियाद झूठ के ऊपर हो उसमें कभी कामयाबी और खुशी और खुशहाली नहीं आ सकती। आपकी तारीख़ 10 है, आप 10 बजे अपना काम करें। आपकी तारीख़ 11 है तो 11 बजे करें। हम क्या करते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों के तहत, अपनी अयाशियों के तहत रातों को, इतनी बड़ी बड़ी शादी हॉल्स हैं, सारे शादी हॉलों पे चले जाएं, लाइटें लगी हुई हैं। भाई दिन में शादी कर लो, टाइमिंग सही कर लो, समझे ना। मतलब कुछ तो अच्छा, वैसे पंजाब में ये शादी की टाइमिंग के हवाले से बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। वो तो वो बहुत सी जगहों पे दूल्हा भी उठा के ले जाते हैं, दूल्हे का बाप भी कर लो शादी। हाँ, लेकिन क्या है कि ये करना चाहिए ना। अच्छा, अब जैसे देखें कराची के अंदर, अब जो आपने बात की थी ना, तो मैं ये इसलिए ये बात की थी कि कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो पंजाब में बैठने वाला है ना वो ये समझ रहा होगा, ये गांव में रहने वाला या रिमोट एरिया का, वो समझ रहा होगा कराची वाले बड़े खुशहाल हैं, बड़े मज़े में होंगे जी, बहुत तो कराची शहर है। उन्हें क्या पता कि आपसे ज़्यादा परेशान हैं हम। आपके पास तो फिर कोई नीम का दरख्त होगा जिसके नीचे बैठकर आप 2 घंटे गुजार लेंगे और सेहतमंद हो जाएंगे। हमारे पास तो कोई दरख्त नाम की चीज़ ही नहीं है, जिसका बेड़ा अभी पीटीआई ने उठाया है। सही सर, वो बिल्कुल उन्होंने बेड़ा उठाया है। इस पे मैं आपसे तफसील से मैं आपसे जानता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? करीम कराची से। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं सहर साहिबा। जी शुक्रिया, आप बड़े अच्छे मौजू लेके आते हैं मौके की मुनासबत से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई आप देखें इतनी शदीद गर्मी है और ये लोड शेडिंग इतनी है कि इलेक्ट्रिक वाले सुनते नहीं हैं। दूसरे ये कि हमारे अरबाब इख्तियार को नहीं पता कि गर्मियाँ आने वाली हैं। बिजली की हम इतना सुनते थे, बिजली की पैदावार बढ़ गई है, बिजली इतनी बन रही है, इतनी अब कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आप देखें क्या हशर किया हुआ है कराची में इन्होंने। मैंने कहा क्यों नहीं सोचते ये लोग कि हमें आगे आवाम को सहूलतें देनी है, बजाय इसके कि सहूलत दें और ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं ये लोग। इस पर लोड शेडिंग है। अच्छा सहर साहिबा, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? ये तो इसी तरह बढ़ती रहेगी जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। आपको कोई इसकी अच्छी होप नज़र आती है और वो किस तरह मुमकिन है? ज़रा आप कोई हल तो दें ज़रा। देखिए, मैं तो खैर बहुत ही नाक़िस अक़ल हूँ, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में जो बैठते हैं उनको चाहिए कि ये आवाम की सहूलत के लिए कोई ऐसी स्कीमें बनाए। अब के इलेक्ट्रिक को इन लोगों किसी के इख्तियार में नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद इनके खिलाफ एहतिजाज करिए। ये लोग इनको काबू नहीं कर सकते। इतनी महंगी बिजली कर दी है। आप ये देखें कि टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, बिजली इतनी महंगी, लेकिन सहूलत के नाम पे कोई है ही नहीं चीज़। इनको चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, कोई ऐसी स्कीमें बनाएं कि आवाम को सहूलत दें। बिजली गैस का यही मसला होता है। सर्दियों में देखें आप, गैस इतनी हल्की हो जाती है, बाज़ जगह गैस चली जाती है, और गर्मियों में बिजली का इतना। आप ये देखें कि इन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी बताते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है इनके। आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल अरबाब इख्तियार तक पहुंच रही है और अल्लाह करे कि
आपकी आवाज़ जो है वो सैर बिल्कुल साहिब, अल्लाह करे वो पहुंचे जाग रहे हों। और जाग रहे हों, आवाज़ पहुंचे और उस पर कोई ना कोई अमल भी हो। आपकी आवाज़ नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की इन्होंने आवाज़ है। फ़हीम जो सैर ने जो अभी कॉलर ने इन्होंने बात की तो मुझे एक शेर एकदम याद आ गया इस पे। इन्होंने कहा कि वो तो उन्होंने अरबाब इख्तियार ने वादा किया था कि हम आपको बिजली देंगे। हाँ। तो मैं इस पे शेयर करता हूँ, वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा चले। वाह। अच्छी बात है, सही है। अच्छा जी, तो ये जो दरख्त हैं अगर ये लगा दिए जाएं तो इससे बिजली की कमी तो फिर भी पूरी नहीं होनी। दरख्त जो है वो तो माहौल को बेहतर करने के लिए वो तो एक देखें बहुत बात अहम ये इशू है कि उस बात बिजली की कमी तो बिल्कुल नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हम उसको टू सम एक्सटेंट कंपनसेट कर सकते हैं। बस देखें ना, एक जगह जहाँ पर एक बहुत स्कॉर्चिंग हीट डेवलप हो रही है, जी, जैसे जी। 2 साल पहले यहाँ पर जो सानिया हुआ जिसमें कितने लोग मरे, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड हज़ारों। तो अगर हमारे पास दरख्त होते तो इसकी इंटेंसिटी या इसकी शिद्दत वो ना होती जो जिसका सामना हमें करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम पूरी दुनिया में इस वक्त ये बात तो बिल्कुल, इस पे तो कोई डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है कि दरख्तों का कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है किसी जगह के इन्वायरमेंट को मॉडरेट करने में, ठंडा करने में, बेहतर करने में। तो जहाँ तक ये मसाइल हैं, चूँकि जब हम इधर के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं कि बिजली हमारे पास नहीं, हमें देती नहीं, या वापडा की बात करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान की बिजली के मसाइल की बात करते हैं, तो हमें उसके साथ ही एट द सेम टाइम इसके दूसरे प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ तो जाना पड़ेगा ना। हमें उस डिप्लीटिंग फॉरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कंक्रीट का जो जंगल जैसे जुम्मा बाजार बनता जा रहा है पूरा पाकिस्तान, कि हमारे यहाँ जो है वर्टिकल ग्रोथ शुरू होगी तेज़ी के साथ। और उसकी अच्छा, ये वजह जो से वर्टिकल ग्रोथ है, क्या इसका भी हल मौजूद है? बिल्कुल है मौजूद। उस हल की बिल्कुल तरफ तो मौजूद है। हमने जाना है, मगर एक वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम इस वक्त शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमने आफ्ताब जहांगीर साहब से बात की, मुस्लिम रज़ा साहब से हम इनकी राय ले रहे थे कि किस तरह आपने सर कहा कि ये जो कंक्रीट का एक जंगल है जिससे अपना गर्मी जिसकी शिद्दत बढ़ रही है, मौसम बिल्कुल सुहाना नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा सुहाना, ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो इसका आपने कहा कि बचाव भी मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनको जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स, इनको भी ठंडा किया जा सकता है। तो किस तरह, ज़रा इस पर बात देखिए फ़हीम अब्बास, मैं ये 10-15 सालों से इस मिशन पे काम कर रहा हूँ कि मतलब लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई आप अपने अर्बन एरियाज़ की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमारी वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। जी जी, जगह सुकड़ रही हैं, जगह हैं नहीं हैं, जैसे मैंने बताया कि कंक्रीट का जुम्मा बाजार बन रहा है। देखो, फ्रांस ने 4 साल पहले अपने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन जब पास हुआ तो लोगों ने मुझे बहुत ईमेल्स किए और उन्होंने कहा, मुस्लिम साहब आप तो ये काम करते थे रूफटॉप गार्डनिंग का और आप ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वर्टिकल गार्डनिंग की, तो आज तो फ्रांस ने तो इस पर पूरा एक बिल पास कर दिया। बिल क्या था कि इन अर्बन एरियाज एवरी बिल्डिंग मस्ट बी हैविंग अ रूफटॉप गार्डन और अ सोलर पैनल। अगर आप सोलर पैनल या रूफटॉप गार्डन नहीं बनाएंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू कैरी ऑन योर कंस्ट्रक्शन, यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द परमिशन। यानी एक कानून बना दिया उन्होंने, ठीक है ना। अब देखो, फ्रांस एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है ना। सही है। उनके पास पानी भी बहुत है, सब कुछ है, उनकी एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी है, उनका फॉरेस्ट भी 24% है, 25% है। जब वो उस फॉरेस्ट को रखते हुए एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, जबकि हम अनफॉर्चुनेटली 4% से भी नीचे फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं, सही है, जो कि एक इतना बड़ा डिजास्टर का हमें सामना करना, हम एक ऐसे आतिश फिशा के दहाने में बैठे हुए। फ़हीम अब्बास, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, कराची की मिसाल भी मैं देता हूँ इसलिए क्योंकि हम जिस प्लेट पे कराची का कोस्टल एरिया वाक़या है, ये वो प्लेट है जो किसी वक्त भी जो मैनग्रोव, जिनको टिमर के जंगलात हम कहते हैं, वो उसको जिस तेज़ी से उनका सफाया किया गया है, तो ये एक अदम तवाज़न का एक यहाँ पर एक ऐसा क्रिएट हो गया एनवायरनमेंट कि खुदा न खास्ता अगर कोई ज़लज़ला, कोई अर्थक्वेक, कोई सुनामी, कोई हरिकेन आया तो ये जो जुम्मा बाजार खड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये एक गो में वाइप आउट हो सकता है और हमारे पास कोई कंटीजेंसी प्लान भी नहीं है इसका। ओके, तो जब फ्रांस
तमाम चीज़ों के बावजूद ये कानून बना सकता है, तो क्या हमारे मुल्क में ये कानून नहीं बन सकता? जैसे पार्किंग है, आप ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, पार्किंग हो देते हैं ना, उसमें 2 फ्लोर 3 फ्लोर देते हैं, तो क्या जो ये जितने भी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है उसकी बुनियादों में 10 से 15 दरख्तों का खून शामिल होता है, तब जाके वो बिल्कुल सही कह कायम रहे हैं आप, होती है। बिल्कुल ये अफसोस की बात है। मगर आप बताएं कि जो छतों पे आप एक बागीचे की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वो बहुत आसान है, बहुत कोई आसान ज़्यादा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आसान तो नहीं है। इसका फ़हीम अब्बास, मैंने लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे शुरू करें। मैंने कहा आप ऐसे शुरू करें कि देखो जो भी बिल्डिंग बनती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे घरों को इस बड़े ऊंची ऊंची उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी हैं, तो ये पिलर्स पे बनती है, बीम्स पे बनती है। मैं इनको कहता हूँ कोई आपको इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ऊपर जाएं आपको पता लग जाता है ये हमारा पिलर है, ये हमारी बीम जा रही है। उसमें आप 24-24, 15-15 इंच के गमले रख सकते हैं, उसमें आप प्लास्टिक कंटेनर रखते हैं। आपने खुद मेरी रूफटॉप विजिट जी, की जी, है जी, जी। कि कितना वो जंगल है, थिक फॉरेस्ट है पूरा, लेकिन सारे क्या प्लास्टिक के कंटेनर्स इसमें लगे हुए। और मेरा घर जो है वो बहुत ठंडा है, और अभी तो एक किसी मीडिया वाले ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, वो वायरल हो गई इस वक्त। लोगों को इतनी ज़्यादा इस बात की इश्तहा है, शौक है कि हम अपने घर को कैसे ठंडा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो सर हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि ठीक है, ये तो हो गया जो हमारे पास बिजली है, जो पानी है, जो अब एहतियात की तरफ आते हैं हम लोग कि अवाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ना ज़्यादातर जो मैं कहूँगा ना कि प्रॉब्लम साइड दोनों साइड पे है, कि मतलब एक चीज़ से प्रोवाइड नहीं हो रही, लेकिन अगर एक यूज़र भी है ना, तो यूज़र भी उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा। लाइक एक जगह एक मीटर लगा और उसको जी 1 किलोवाट की अथॉरिटी के जी 1 किलोवाट यूज़ कर सकता है। ये तो जी कि एसी ने उसको दे दिया या किसी ने भी आपको मिल गया, वो यूज़ उसे डबल कर रहा है, कंजप्शन आपकी उससे ज़्यादा ही हो रही है। हर जगह भी एक शॉप भी अगर आप देख लें, तो जो एक्चुअल कंजप्शन उसको करनी है उससे ज़्यादा ही कर रहा है। पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जहाँ पे एक एसी लगना है उसने ज़्यादा कंजप्शन के 4 एसी लगा के बैठे हुए हैं। ये फजूल खर्ची की तरफ इशारा है आपका, मतलब बिजली को फजूल खर्च कर रहे हैं? एग्जैक्टली, फजूल खर्च भी कर रहे हैं, ये वायलेंस भी है। ठीक है कि आपको जो एक कैपेसिटी दी गई है, आप उसे डबल यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको अलाउ नहीं था। ओके, ठीक है। सेकंड क्या है, हम अपनी डे लाइट बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, कि जो आपको ज़्यादा काम डे लाइट में कर लेना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हम ज़्यादा। थर्ड क्या है, हम लोग अपना मतलब शॉप मार्केट में ज़्यादा बैठे हैं, जहाँ पे एक लाइट से काम हो रहा है, 10 लाइट हमें लगाई हुई हैं। इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम देखें, जहाँ पे अगर यूटिलाइज़ हम एक लाइट पे काम कर सकते हैं, आपने ज़्यादा लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम ही चलती हुई बहुत अरसे से आ रही है। मतलब कुछ एरियाज़ के अंदर ये है कि जी बहुत से एलीट एरियाज़ के अंदर लोगों को इस बात के वो नहीं है कि जी उनके पास जनरेटर्स भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, अगर केसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी हो रही है तो उसको यूज़ भी ज़्यादा किया जा रहा है। उनको इस बात से बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि जी मैं एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ या मेरा बिल कितना आएगा। तो ये घरों में ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी, एक या ओवरऑल मतलब इसके लिए एक ओवरऑल इसके पूरा- कोई पब्लिक सर्विस मैसेज होने चाहिए, पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट की मैसेज तरफ होने से? चाहिए इसके सर लिए। एक ब्रेक ले लूँ, जो आवाज़ आ रही है कान में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इधर, आपसे बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम मौजूदा हालात के हवाले से, माहौल के हवाले से, बढ़ती हुई गर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे साथ गुफ्तगू में आज शामिल हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं और PTI से इनका ताल्लुक़ है। मुस्लिम रज़ा साहब हमारे साथ हैं, जो कि माहिर माहौलियात हैं। और तारिक हबीब साहब हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। अच्छा तारिक साहब, आप बता रहे थे एहतियात के बारे में कि किस तरह हमें एहतियात करनी चाहिए। तो आपने कहा कि ठीक है, बिजली जो है उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए घरों में। वो वाकई एक तरबियत का मेरा ख्याल मसला है थोड़ा सा, कि मुझे याद है कि हमारे जिस तरह वालिद साहब जो है वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे इस बारे में कि भाई ये लाइट जो है ये कि एक्स्ट्रा क्यों जल रही है, जिस कमरे से उठ गए हैं उसका पंखा बंद कर दिया जाए। तो अब ज़रा वो माहौल थोड़ा सा कम ही नज़र आता है। हाँ, बेसिकली देखें, जो डिमांड है ना, ये आपकी जो नीड है बेसिकली, आप उसके अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ करें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, आप बाहर भी देखें, घरों के अंदर भी देखें, तो लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी नीड से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो अगर देखे जाए ना, एक आपके पास पीछे रिसोर्स आ रही है, वो रिसोर्स एक कैलकुलेटेड रिसोर्स आ रही है और आप उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा जो उसको कम यूज़ कर पाएगा। तो प्रॉब्लम किसी और को हो जाएगी आपके ज़्यादा यूज़ करने से उसको। तो आप एक बैलेंस लेके चलें। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि लोग कहते हैं शायद मैं अगर मैं बहुत कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगा, तो मैं हर चीज़ ज़्यादा भी इस्तेमाल करूँगा, मेरी मर्जी, मैं तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ।
तो ये थोड़ा सा ये कॉमन सेंस का मसला है कि जी अगर आपको पता हो कि जी एक चीज़ मेरी नीड इतनी है तो आप उतनी इस्तेमाल करें। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि लोगों में अवेयरनेस, एक सोशल मीडिया वीडियोस बननी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए इसके लिए, जहाँ पे लोगों को ये आइडिया हो इसका कि मेरा अभी ख्याल है लोगों को और हुक्मरानों को इस हवाले से फिक्रमंद होना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद ही अवेयरनेस की उनको बनाने की ज़्यादा बात है ना। अगर हम बात करें उनकी, तो देखें कोई भी, अगर आप काफ़ी लोग बाहर भी गए हुए हैं, आप भी गए होंगे, सब गए हुए हैं मुल्कों में, डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हुए हैं। हमारे यहाँ जो बेसिक नीड है ना, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसमें पानी भी आ रहा है उसके अंदर, उसमें आपकी रोड्स भी आ रही हैं, गवर्नमेंट इनको प्रॉपर प्रोवाइड कर दे अलॉन्ग विद द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अगर ये चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, मेरे ख्याल में जो आपका ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोगों में फ्रस्ट्रेशन इन्हीं चीज़ों की वजह से, मेरे यहाँ सुबह उठता हूँ पानी नहीं आ रहा, आपको फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, लोड शेडिंग दूसरी फ्रस्ट्रेशन, आप किसी काम के रहेंगे, आप पूरे दिन आप फ्रस्ट्रेशन ही में बैठे रहेंगे। तो गवर्नमेंट का बेसिक काम जो है ना, वो ये कि नेसेसरी जो चीज़ है ना आपकी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाएँ। उसमें पानी, बिजली, रोड्स, रूल्स, एक एक चीज़ आ जाएगी। सिक्योरिटी मेजर एलिमेंट है। देखें सिक्योरिटी रूल्स पे इंप्लीमेंट करती है ना, आपके रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपका फाइन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको पता हो मैं कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर सकता, अल्टीमेटली सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो ब्रेक ही नहीं होगा। सही। अच्छा सर, पीटीआई की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन, जिसको मेरा ख्याल है कि जिसका ताल्लुक़ पीटीआई से है या जिसका नहीं है पीटीआई से, पाकिस्तान से है, वो भी बड़े खुश हुए होंगे कि 1 अरब दरख्तों का जो मंसूबा था वो केपीके में, वो उस पर काम किया इन लोगों। इस बारे में थोड़ा सा बताइए, और किस तरह वो उन दरख्तों को सिक्योर किया गया, क्योंकि दरख्त तो पहले यहाँ कहीं कभी इस मट बहुत थे, आज नहीं है वो। खैर वो मेरा ख्याल सारे फर्नीचर बन गए या धुएँ में उड़ गए, रोटियाँ पक गई उनकी, यार क्या हुआ दरख्तों का, मगर इसको कैसे सिक्योर किया है गवर्नमेंट ने? देखें फ़हीम भाई, असल में विजन की बात है। ये नहीं कि मेरा कायद है इमरान खान, उसको शौक, उसको विजन, उसको नेचर से बड़ी लगाव है। जब वो सियासत में नहीं थे, जब वो सोशल वर्क्स नहीं करते थे, जब वो अपनी लाइफ के अंदर थे, तब भी वो पहाड़ों पे जाना और इस किस्म की जगहों पे घूमना फिरना उनको शौक़ था। आप उनके घर बनी गाला भी चले जाएं तो आपको चारों तरफ दरख्त नजर कहाँ जा सकते हैं जी? नहीं बिल्कुल आप चलें, मैं आपको ले जाऊंगा। आपके लिए तो ज़्यादा आसान है बात, इस वक्त हमारे लिए मुश्किल है, आपके लिए आसान है। अच्छा बात ये है दोनों साथ, ठीक है। देखिए ये है कि केपीके के अंदर खान साहब ने ये प्रोग्राम बिलियन ट्री का किया और उसको इतनी कामयाबी के साथ किया है, उसको आने वाला वक्त बताएगा कि उसके कितने फ़ायदे हैं। अच्छा, उसको उन्होंने सिक्योर करने के लिए उसकी नंबरिंग तक की है कि हर दरख्त का एक नंबर है। तो ये तो वो वहाँ के हालात है, लेकिन इस मतलब हमारी पार्टी के अंदर लोगों के अंदर बड़ा शौक़ है और लीडरशिप के अंदर ख़ास तौर पे अभी कराची के अंदर, सिंध में, कराची में आरिफ अलवी साहब जो है ना, उन्होंने इस मिशन को लिया हुआ अपने ऊपर। वो जाते हैं, घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं, लोगों को दरख्त देते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। वो वोट मांगने नहीं जा रहे, वो दरख्त देने जा रहे हैं, पौधे देने जा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे, मतलब उनको दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। हलीम आदिल शेख साहब भी काफ़ी मतलब ये क्योंकि क़यादत तो आरिफ अलवी साहब की है, तो उसके साथ उनको हम सब चलते हैं। अच्छा, हमने कुछ अरसे पहले देखें एक काम किया था स्कूलों के अंदर। हमने आरिफ अलवी साहब की सरबराही में हम स्कूलों में गए और हमने बच्चों को बुलाया और एक एक पौधा उनको दिया और उसके ऊपर उनका नाम लिखा। जब नाम लिखा और कहा कि इसको अब पानी तुमने देना है, इसको संभालना, जब ये बड़ा होगा तो ये तुम्हारे नाम से मंसूब होगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद हमने तो वो पौधे देकर वो चले गए, लेकिन जो स्कूल की इंतज़ामिया थी उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। ये जो अभी आपने बात की कि हमें हर चीज़ की एक तरबियत होनी चाहिए। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी इंटरवल के अंदर, ब्रेक में, कि मैं अपनी बच्ची को किसी दिन जो है वो बस में उसमें सफ़र कराऊंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जापान के अंदर मैं काफ़ी अर्सा जापान में रहा। जापान के अंदर 1 किलोमीटर तक से बाहर तो आपका बच्चा जा ही नहीं सकता। 1 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल होगा उसी स्कूल में जाना होगा, चाहे वो बस ड्राइवर का बच्चा हो, चाहे वो गवर्नर का बच्चा हो। अगर वो वहाँ रहता है तो उसी मेट्रोपॉलिटन स्कूल में जाएगा और सारे बच्चे पैदल जाएंगे। वाह। वहाँ पर गाड़ी में आप ड्रॉप नहीं कर सकते। सर ये तो देखें, ये तो वही ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें हमारे प्यारे दीन इस्लाम ने दिया है कि आप मस्जिद जाते हैं तो कोई बेशक अरबपति है और कोई बेशक ड्राइवर है, मजदूर है, वो कंधे से कंधा मिला के आपने खड़े होना है एक जगह पे। एक मैं एक बात कर लूँ, वो ये है कि मैं भी पिछले साल उम्रे पे गया
तो मदीना के पास एक नॉलेज सिटी है, जो कभी आप जाएं कभी तो उसके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। उसके अंदर बड़ी आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी कैसे इस्लाम और हजूर के बारे में। तो जो हजूर के बारे में उन्होंने बताया कि इतने से पानी से वो वज़ू करते थे और उससे थोड़े से पानी से गुस्ल करते थे। तो पानी की उससे आज 1400 साल पहले भी आपको उसकी फ़ादियत बताई गई कि ये पानी बड़ा कीमती है, इसको एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल सही। पानी के हवाले से अभी मुस्लिम रज़ा साहब ब्रेक में बता रहे थे कि सिर्फ 2 मिनट जो टैप जो है वो खोले रखने से, जैसे नहाते वक्त 2 मिनट अगर आप पानी ज़ाया हो रहा है और अगर ब्रश करते हुए अगर आप 2 मिनट अगर नल खुला हुआ है तो उससे तकरीबन 15 लीटर पानी जो है वो उसका नुकसान होता है। और ये बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा पानी है, ये कम पानी नहीं है। उन लोगों से इसकी कदर पूछनी चाहिए जिनके पास पानी नहीं है। सर आपसे मैं ये पूछूंगा, ये कॉर्नोकॉपस जो एक दरख्त है, ठीक है, ये कराची में लगे हैं। कराची में वैसे तो हमें बड़ी हरियाली नज़र आ रही होती है सड़कों के दरमियान में और मतलब फुटपाथ पे, मगर इनके बारे में तनकीद भी बहुत हो रही है कि इनकी जड़ें जो हैं वो कोई मेरा ख्याल है अब आम दरख्तों से हट के किसी और तरफ ही निकल जाती हैं और मट्टी जो है उससे जरखेज़ नहीं हो रही है। क्या है उधर, थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा देखिए फ़हीम, ये एक जब ये दरख्त लग रहे थे उस वक्त मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी और कि भाई मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ और अब दुनिया भी इस बात को समझती है। पहले ये बताएं, आप कोई अपने दरख्त तो नहीं बेचना चाह रहे थे? नहीं, मेरा कोई दरख्त अमूमन ऐसे होता है, दरख्त फ्री देता हूँ, बेचता तो हूँ ही नहीं दरख्त। ठीक है, फिर सही है। तो मैंने उस वक्त ये आवाज़ उठाई थी, तो उसकी वजह ये थी कि अर्ली 60s में इस तरह का एक सानिया हमारे यहाँ हो चुका है। वो था जंगली शहतूत का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए थे यहाँ पर और जो कि इस्लामाबाद और पिंडी में लगा दिए गए। उसके बाद जब उसका पोलन आया तो लोगों पे इतनी तकलीफ हुई कि लोगों को बाकायदा उस सीज़न में छोड़कर पिंडी और इस्लामाबाद से निकल जाना पड़ता था। फिर जब ये आए, देखो एक फिनोमेना जो सिंपल फिनोमेना है कि अल्लाह ताला ने किसी भी इलाके में जो दरख्त दिए हैं वो उस दरख्त जो है वो अल्लाह का निज़ाम तवाज़ुन इतना बेहतरीन होता है कि हमें नीम दिया है, हमें गुले मोहर दिया है, हमें अमलतस दिया है, हमें बर्मा दिया हुआ है, हमें दरेक दिया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि हम इन दरख्तों को छोड़कर हम क्यों एग्जॉटिक ट्रीज की तरफ जाएं, हम क्यों गैर मुल्की दरख्तों की तरफ जाएं। इसका मैं बताऊं, जल्दी बड़े हो जाते हैं इस वजह से इन्होंने लगाए। इसमें इसकी 2-3 बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ये। अच्छा, अब जो ये दरख्त लगे हैं, इन दरख्तों की सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो रूट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करती हैं, यानी अंदर नहीं जाती बल्कि फैलती हैं। और चूंकि ये बहुत ज्यादा वाटर थर्स्ट होता है इसके अंदर, तो जितना भी पानी के चैनल्स हैं ना, सबसे पहले उनको ब्रेक करेगी वो, और ब्रेक करके उधर से पानी खींचना शुरू कर देगी। हमारा अंडर वाटर टेबल जो है वो पहले रिसीड कर गया, पहले बहुत नीचे चला गया वो, और मजीद नीचे जाएगा तो फिर हम किस तरीके से नीचे का पानी को हासिल करेंगे। फिर मैं आपको बताऊं, इसमें से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो हमारे नेटिव बर्ड्स के लिए, जो नेटिव बर्ड्स थे वो उसको रिपेल कर रहे हैं, यानी वो बर्ड भाग रहे हैं। हमारे जो तिलियर, देखो अब ये सीजन है तिलियरों का, तिलियर आ जाएंगे बहुत, उनकी चहचहाट, बुलबुलें, मैना, ये तमाम जो परिंदे हैं ये इस दरख्त से भाग रहे हैं। और ये दरख्त जो है मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे यहाँ का। तो इट हैज गॉट मल्टीपल बेनिफिट, मतलब आप समझ लें कि जो हमारे लिए नुकसानदेह। मैं कहता हूँ हम अपने दरख्त क्यों नहीं प्रमोट करते? सर ये इसकी कहीं शॉर्टली बताइएगा, इसकी कहीं ये वजह तो नहीं थी कि ये बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं दरख्त, इस वजह से इन्होंने लगा दिए? हाँ, मतलब इसकी एक ही वजह ये है कि 22 लाख दरख्त लगाए गए यहाँ पर। इन दरख्तों पे 8 अरब 34 करोड़ की लागत आई है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। और एक ये वजह ये भी है कि दरख्त बहुत जल्दी ग्रो करता है। याद रखना, जो भी दरख्त एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होगा वो बड़ा रगेड होगा, बहुत तेज़ ग्रो करेगा। सही। अच्छा जनाब, आप बताइए, आपने अपने इदारे में कोई दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं? कोई स्टूडेंट्स वगैरह को कोई ऐसी कोई कैंपेन, कोई आइंदा इरादा रखते हैं कुछ? नहीं, हमने अभी तक लगाया नहीं। आज सुनने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ, काफ़ी आइडियाज़ लेके जाऊँगा यहाँ से। वैसे नो डाउट कि जो एक ग्रीन आइडिया के साथ साथ इनका नंबर भी ले जाइएगा, ये बड़े काम। मैंने भी इनसे बोला नंबर दे दीजिएगा, मुझे तो उनसे पीने का फ्री में दे रहे ना ये। तो मैंने कहा अभी चलते बहुत से बच्चों से दरख्त लगवाए हैं इन्होंने। नहीं, वैसे मैंने अभी ये डिसाइड किया, मतलब ये सोचा कि ब्यूटिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना, बिल्डिंग्स नहीं, ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बहुत। ब्यूटिफिकेशन बहुत बड़ा हाथ है इंटरनेशनली, आप कहीं भी जाएँ तो ग्रीन इन्वायरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑल्दो विद द हेल्थ। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, आप सब तशरीफ़ लाए और बड़ी एक खूबसूरत गुफ्तगू रही। यकीनन हमें ये सिर्फ अपने गिरेबान में झांकने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और इसका कोई फ़ायदा ना तो हमारे इस गुफ्तगू से ना तो मौसम बदल जाएगा, ना दरख्त पूरे शहर में आज ही बदल जाएंगे, मगर हमें एहसास ज़रूर होगा कि हमें कोई काम करना चाहिए। जैसे बच्चों के नाम के दरख्त लगवाए गए, इस तरह हम अपने बड़ों के नाम के दरख्त भी लगवा सकते हैं। ये एक सदका जारिया भी है, अपने जो इस दुनिया में नहीं है बुज़ुर्ग, या अपने पेरेंट्स के नाम के दरख्त लगा सकते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ जहाँ पानी बिजली की बचत हमें करनी है, उसी तरह साथ साथ इन
हमें उन लोगों का ख्याल भी रखना है जो इस गर्मी में बाहर गर्मी में काम कर रहे हैं, उनके पास ठंडा पानी नहीं है, आप घर में बोतलें पानी की भरें और गुजरते हुए जो है ना आप उन तक पानी दे सकते हैं। परिंदों के लिए दाना तो डालने के लिए हम रुकते हैं, मगर यहाँ पे जिस तरह शहर कराची में यहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं होता है, तो उन्हें वो खारा पानी तो उन्हें नहीं पीना है, तो आप उसके लिए भी पानी की एक बोतल जो है ना उनके लिए बाउल वगैरह में डाल के वहाँ पे रख सकते हैं। अपने बालकनी वगैरह में साया और पानी दाने का ज़रूर बंदोबस्त कीजिए। फुरकान बॉबी की आवाज़ के साथ हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पिपलां दी छावे कदी बह जावे, जिंद तेरे नाल आवा, फिर पावे मर जावा ढोला। उच्चियां लम्मियां टालियां